exception for dihybrid cross. जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक्सेप्शन थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, वैसे डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए कुछ एक्सेप्शन है। उन एक्सेप्शन में एक बड़ा एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ लिया लिंकेज। लिंकेज नाम का जो एक्सेप्शन है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को अपोज करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मेंडल का कौन सा लॉ है जो पूरी तरीके से सही नहीं है। इट इज द थर्ड लॉ नोन एज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो हर जगह लागू नहीं होता। सो मेंडल का जो तीसरा लॉ है वो हर जगह पर लागू नहीं होता, क्योंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कई बार गलत साबित हो जाता है, और गलत तब साबित होता है जब जीन आपस में लिंक हो। तो कल मैंने बोला था अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना समझो कि लिंकेज का मतलब है एक ही क्रोमोसोम में प्रेजेंट सारी जीन आपस में क्या कहलाती हैं, लिंक्ड जीन, और इस प्रोसेस का नाम लिंकेज। इसी लिंकेज के बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। वैसे एनसीईआरटी में उतना नहीं दिया जितना मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, और इसीलिए आपको कई बार समझ में नहीं आता, और आपको कई बार जब समझ में नहीं आता तो आपको लगता है गलत हो गया, त्रुटियां हो गई। जैसे सुबह पढ़ाने में मुझे टॉपिक लगभग 1 घंटा लग गया। मुझे विश्वास है कि 15-20 मिनट का टॉपिक और 15 मिनट में ही खत्म कर देंगे। आप लोग कर देंगे, आप लोगों पे विश्वास है। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहता है कि वन मैनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, इट इज नोन एज पॉलीजेनिक। पॉली का मतलब होता है मैनी, जेनिक का मतलब होता है जीन। व्हेन 2 or more than 2 gene when 2 or more than 2 genes control one character, जब 2 या 2 से ज्यादा जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती हैं, इस कंडीशन का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। 2 बढ़िया एग्जाम्पल हैं इसमें। एक है ह्यूमन हाइट, दूसरा है ह्यूमन स्किन कलर। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अपोज क्यों करता है, उसकी 2 वजह है। पहली वजह मैं आपके सामने लिख रहा हूं। मेंडल कहते थे किसी भी कैरेक्टर के 2 डिस्टिंक्ट ट्रेट मिलते थे। जैसे अगर आप हाइट को कंसीडर करें तो मटर के पौधे में या तो बंदा टॉल होता था या तो डॉर्फ, बीच का कोई मतलब नहीं है कि आधा टॉल आधा डॉर्फ, या कम टॉल या कम डॉर्फ। तो 2 डिस्टिंक्ट ट्रेट थे, या तो टॉल या तो डॉर्फ। अभी वो फ्लावर कलर लेते थे तो ऐसा कोई बीच का कलर नहीं आता था। फ्लावर कलर में भी डिस्टिंक्ट कलर आते थे, या तो वायलेट और या तो व्हाइट एटसेट्रा। वो जितने भी कैरेक्टर लेते थे, हर कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेट ट्रेट मिलते थे और डिस्टिंक्ट मिलते थे। लेकिन ना तो ह्यूमन हाइट के साथ ऐसा है कि बंदा परफेक्ट टॉल हो और परफेक्ट डॉर्फ हो, ऐसा नहीं है। बोलते हैं टॉल और डॉर्फ के बीच में देयर आर सो मैनी ग्रेडेशन। हर तरीके का ग्रेडेशन मिल सकता है।
अगर एक एंड पर आप 8 फुट 6 इंच के बंदे को रखते हो जो दुनिया का सबसे लंबा आदमी है, 8 फीट 6 इंच, और इधर आप लगते हो लगभग 1.5 से 2 फीट की कोई लेडी है जो दुनिया की सबसे छोटी लेडी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं, या तो 2 फीट का या फिर 8 फुट 6 इंच का, ऐसा नहीं। आप 2 फीट से चले जाओ, हर तरीके का आदमी मिलेगा आपको, 2 से 2.5, पौने 3, 3, सवा 3, 3.5, 4, सवा 4। क्यों भाई साहब, आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 5 इंच। कितने लोग हैं? हाथ उठाओ। वाह। 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, और कुछ लोग हर बार उठा रहे हैं। 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 10 इंच, 5 फुट 11 इंच, 6 फुट। वाह यार, 6 फुट वाले खड़े हो। 6 फीट वाले खड़े हो, गुड यार। और आप 6 फीट हो, फिर से नापो 3 बार। तुम भी 6 फीट हो, उनसे लंबे तुम हो। अच्छा, 6 फुट 1 इंच, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच अमिताभ बच्चन। अच्छा, मैं 5 फुट 10 इंच और सब राजन 4 फुट। सो व्हाट दे टेल, क्या बताते हैं आपको कि ना तो आदमी परफेक्ट टॉल, ना तो आदमी परफेक्ट डॉर्फ, और इसमें ग्रेडेशन। तो जिन भी करेक्टर में आपको ग्रेडेशन मिलेंगे, दे आर पॉलीजेनिक, दे आर पॉलीजेनिक। ऐसा ही है ह्यूमन स्किन कलर, बोलते हैं परफेक्ट ब्लैक। अब मेरी तरफ मत देखना। नीग्रोज, अफ्रीका के लोग देखो, वेस्ट इंडीज के लोग देखो, परफेक्ट ब्लैक। क्रिस गेल, जो भी देखना है। और परफेक्ट वाइट, इंग्लिश लोग हैं, अमेरिकन लोग हैं, ये परफेक्ट वाइट है, ये परफेक्ट ब्लैक है। और बीच में आते हैं एशिया के लोग, जिनको ब्राउन बोलते हैं। अंग्रेजी में ब्राउन बोलते हैं, हमें ब्राउन है नहीं, हम में हर तरीके का कलर मिलेगा। लोग ऐसे बोलते हैं, मम्मी हमेशा ऐसे बोलते, बेटा तुम काले नहीं, तुम सांवले हो। फिर हमने 2 सांवले देखे, एक थोड़ा बढ़िया लग रहा था, हमने कहा मम्मी अगर ये भी सांवला है मैं भी सांवला हूं, तो ये देखने में सुंदर क्यों है? बोले तुम थोड़ा ज्यादा सांवले हो। सो यू गो फ्रॉम दैट टू दैट। मजाक नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, सुबह भी वेस्ट हुआ है, वेस्ट मत करिए। राजन खड़े हो, खड़े। एक बार मैं मजाक ऐसे कर रहा हूं, प्लीज 5 मिनट के लिए मैं टाइम वेस्ट। नहीं करूंगा, नहीं पर्सनल हो जाता वो, बेटर। 2 बातें बहुत चालू होती। सॉरी यार ऑनलाइन वाले बच्चों, आज थोड़ा मूड अजीब है। तो 2 बातें अक्सर होती हैं कि अक्सर हमारे हॉस्टल में लोग जब बैठे होते थे और सुबह ब्रश नहीं करते थे, और जब बिना ब्रश किए चाय पी लेते थे, तो मैं कहता था ब्रश क्यों नहीं किया? तो बोलते थे यार शेर कभी ब्रश नहीं करता। एक दिन मेरा दोस्त बैठा था, कहता सुअर भी नहीं करता। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि आदमी जब काला होता है तो उसके पास बचने का एक ही उपाय होता है। हिंदुओं में एक ही उपाय है, काले तो भगवान भी थे। वो आप कहता है कि भाई काले तो भगवान भी थे, इसी तरह वो बचा लेता अपने आप को कि चलो वो सोचने लगता कि मैं भी भगवान। तो जैसे ही कोई आदमी काला किसी को बोलता, बोले अरे हाँ काले तो भगवान भी थे। बोले और कैसे बच सकते हो? यही क्या कि बचोगे? तो एक दिन गुस्से में मेरे से निकल गया कि जब सुअर का बच्चा पैदा होता है बड़ा गोरा होता है। इट्स नॉट पर्सनल।
इट्स लाइक दैट। तो मैं बता रहा था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, व्हेन मैनी जीन कंट्रोल सिंगल कैरेक्टर इट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। बुरा तो नहीं लगा? अच्छा, हमें क्यों लगेगा, हम लोग तो काले हैं, काले तो भगवान होते हैं। हाँ चलो भाई, सॉरी टू से, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था पर मैंने कर दिया, आज मूड में आके। तो बताओ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस याद है? व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? व्हेन मैनी जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर। बोलते हैं व्हेन टू और मोर देन टू जीन कंट्रोल वन कैरेक्टर, इट इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन हाइट या ह्यूमन स्किन कलर एक एग्जांपल। थोड़ी देर के लिए आप लोग नोटबुक हटा दीजिएगा या बुक हटा दीजिएगा और इसे समझने की कोशिश करिएगा। बोलते हैं, मान के चलिए आप अगर ह्यूमन स्किन कलर को 3 एलील के साथ या 3 जीन के साथ लेके चलते हो तो आपको एक कंडीशन मिलेगी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और एक कंडीशन मिलेगी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल सी। 2 कंडीशन मिलेंगी, एक कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहां तीनों एलील पेयर डोमिनेंट है, और अगर तीनों एलील पेयर डोमिनेंट है तो ये क्या कर रहे होंगे? आपको मैंने डोमिनेंट जीन के बारे में कुछ आइडिया दिया था, आज पूछना है, बताना भी चाहिए आपको। जितने भी जीन होंगे या एलील होंगे वो बनाएंगे एमआरएनए। बोलो क्या बनाएंगे? थैंक यू वेरी मच। एमआरएनए से बनेगी प्रोटीन, प्रोटीन से बनेगा एंजाइम, थैंक यू वेरी मच, और एंजाइम से होगी रिएक्शन, और रिएक्शन करने पर सबस्ट्रेट से बनेगा प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का नाम होगा मेलानिन। बोलो, तो कोई भी आदमी काला क्यों है, किस पिगमेंट की वजह से? मेलानिन। और मेलानिन आपको किस तरीके का पिगमेंट देगा? डार्क। तो कोई भी आदमी काला क्यों है? क्योंकि उसकी बॉडी में क्या है? मेलानिन। मेलानिन एक रिएक्शन से बना है, उसको बनाने वाला एंजाइम, उस एंजाइम को बनाने वाला प्रोटीन, प्रोटीन को बनाने वाला एमआरएनए, और एमआरएनए किससे बन रहा है? जीन से, एंड जीन इज प्रेजेंट अपॉन डीएनए। बड़ा सा स्टार बना करके यहां पर लिखना है, जो तुम शायद नहीं बोल पाओगे, और बुक बोल देती तुम सुन नहीं पाओगे। यहां पर जो ये मेलानिन कलर का पिगमेंटेशन है, ये किसी एक जीन से नहीं है, बल्कि एवरी एलील, बोलो एवरी एलील कंट्रीब्यूट इन द मेलानिन फॉर्मेशन, एवरी एलील। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर जो कालापन आया है वो 6 एलील से आया कि 3 एलील से? जवाब दो तो हम समझेंगे। हाँ, 6 एलील से आया, यानी कैपिटल ए जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना ही, दूसरा कैपिटल ए कंट्रीब्यूट कर रहा उतना ही, कैपिटल बी कंट्रोल कर रहा उतना ही, कैपिटल बी कंट्रीब्यूट करा उतना ही, कैपिटल सी, और उतना ही कैपिटल सी। तो यहां हर एलील, एवरी एलील कंट्रीब्यूट इन फिनोटाइप। और इसका मायने क्या है? इसका मायने कई बार टीचर और स्टूडेंट आपस में एक दूसरे को समझा नहीं पाते या समझ नहीं पाते। बोलते हैं कि सर कैपिटल ए, कैपिटल टी होना टॉल होता होगा मेंडल को, और कैपिटल टी स्मॉल टी होना भी टॉल होता होगा मेंडल के हिसाब से, और ये दोनों टॉल एक जैसे होते होंगे मेंडल के हिसाब से। लेकिन सर जब ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आएगा तो कैपिटल ए कैपिटल होना अलग तरीके का डोमिनेंट होगा, और कैपिटल ए स्मॉल ए होना अलग तरीके का डोमिनेंट होगा, और दोनों सेम होंगे कि अलग अलग? क्योंकि यहां पर 2 एलील से बेटा कालापन है, यहां पर 2 एलील है कि एक? क्योंकि डोमिनेंट एलील ओनली कंट्रीब्यूट इनटू फिनोटाइप, नॉट द रिसेसिव। अगर आप भूले हो तो मैं वापस दिलाता हूं। बताइए, अगर सारी एलील रिसेसिव हैं तो बताइए ये क्या कंडीशन पैदा करेंगी? या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम, भूल गए आप लोग, याद है? या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम। और अगर ऐसा हुआ तो रिएक्शन
और रिएक्शन नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो मेलानिन, और अगर मेलानिन नहीं बनेगा तो बॉडी डार्क की व्हाइट। तो बताओ गोरा होना एक्चुअली काला ना होना है, गोरा होना कोई कैरेक्टर, मेलानिन का ना होना इट इज नोन एज गोरा, एंड दैट्स व्हाई इट इज समटाइम आल्सो नोन एज एल्बिनो। बोलो क्या बोलते हैं? एल्बिनो। एल्बिनो इज द एब्सेंस ऑफ मेलानिन पिगमेंट। तो यहां एवरी जीन कंट्रीब्यूट कर रही कि एवरी एलील? एवरी एलील, यही ध्यान दो। एंड दैट्स व्हाई समटाइम मैं तो फेल हो जाता हूं समझाने में, मैं अपनी बात कर रहा हूं। इसलिए मुझे एक जुगाड़ आज सुबह मिला, बच्चों को समझाने में काफी देर तक स्ट्रगल करता रहा, फिर मुझे एक जुगाड़ मिला, और वो जुगाड़ मैं आज ही सीखा हूं और आज ही सिखा रहा हूं आपको। बोलते हैं ये सारे के सारे एलील एडिटिव नेचर के हैं। किसके? एडिटिव। अब जरा देखना, बोलते हैं मान लीजिए कैपिटल ए 1 नैनोग्राम, मान लीजिए ये सपोज है, रियल नहीं है, 1 कैपिटल ए से 1 नैनोग्राम बेटा मेलानिन आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा। तो बताओ कैपिटल ए से 1 होगा कि 2 नैनोग्राम? क्योंकि एक कैपिटल ए से 1 नैनोग्राम तो दूसरे कैपिटल ए से 1 नैनोग्राम। अब बताओ अगर दोनों कैपिटल ए एक साथ आ जाएं तो बताओ 1 नैनोग्राम कि 2 नैनोग्राम? 2 नैनोग्राम। ठीक उसी तरीके से कैपिटल बी भी 1 नैनोग्राम कंट्रोल करेगा, यानी कि बेटा कंट्रीब्यूट करेगा। दूसरा कैपिटल बी भी 1 नैनोग्राम कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर बेटा दोनों कैपिटल बी साथ आ जाएं तो बताओ 2 नैनोग्राम ये बेटा कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर योर मेलानिन पिगमेंटेशन। एंड लाइकवाइज सी भी बेटा 1 नैनोग्राम कंट्रीब्यूट करेगा, दूसरा सी भी 1 नैनोग्राम कंट्रीब्यूट करेगा, और इस तरीके से अगर कैपिटल सी आ जाए तो 2 नैनोग्राम ये भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो मान लीजिए अगर कहीं पर आपको कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी मिल जाए तो आप कितना नैनोग्राम काले हैं? 6। अब बताइए अगर आपको स्मॉल सी मिल जाए तो बताइए ये 0 कंट्रीब्यूट करेगा, साथ में ये 0 कंट्रीब्यूट करेगा, और ये भी 0 कंट्रीब्यूट करेगा। बताइए यहां पर कोई भी डोमिनेंट एलील है कि नहीं है? नहीं है। तो बताइए आपके पास मेलानिन पिगमेंट होगा कि नहीं होने? तो परफेक्ट ब्लैक और परफेक्ट व्हाइट, एंड दिस इज अ परफेक्ट ब्लैक। अब ध्यान सुनिए अगला पॉइंट। बोलते हैं क्या होगा सर जब कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी आएगा? तो मैं बोलूंगा यहां 6 नैनोग्राम था, यहां 5 नैनोग्राम होगा। तो बोले सर क्या होगा जब कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी होगा? यहां भी 5 नैनोग्राम होगा। क्या होगा सर जब कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी होगा? यहां भी 5 नैनोग्राम होगा। तो बोलेंगे चाहे ये जीनोटाइप ले लो, चाहे ये जीनोटाइप ले लो, चाहे ये जीनोटाइप ले लो, तीनों का फिनोटाइप सेम, क्योंकि तीनों में कितने एलील हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 5। अगर कभी भी 5 एलील कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उनके कालेपन में वेरिएशन आएगा कि सिमिलरिटी। तो सर क्या होगा कि अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी करे तो मैं कहूंगा 1 एलील, 2 एलील, 3 और 4 एलील कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्या होगा सर जब अगर कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी होगा? तब भी क्या होगा? 4। क्या होगा सर जब स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी कर रहा है? ये भी क्या है? 4। तो जितना कालापन आपको ये देगा उतना ही कालापन ये देगा। और ये बात लोगों को समझ में नहीं आती कि जीनोटाइप डिफरेंट होने के बावजूद भी फिनोटाइप वही है। इसका मतलब यहां पर हमें जीनोटाइप से मतलब होगा कि फिनोटाइप। और फिनोटाइप किससे मतलब रखेगा? जीन से कि एलील से? एंड एवरी एलील विल ऐड, और इसीलिए इस तरीके के इनहेरिटेंस का नाम होता है एडिटिव इनहेरिटेंस। बोलो, इट इज नोन एज एडिटिव इनहेरिटेंस। यहां हर एलील आपको ऐड करती है
आपके किसी भी तरीके के एक्सप्रेशन। और ये बात बच्चों को समझ में नहीं आती कि सर ये क्या बता रहे हो आप, नहीं आया, फिर एक बार कोशिश करता हूं। इसीलिए इस तरीके के इनहेरिटेंस का दूसरा नाम है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। बोलो क्या नाम है, बताओ। यहां क्वालिटी की बात चल रही है कि क्वांटिटी? क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। अब आपको लगेगा सर ये क्वालिटी की भी बात है, क्वालिटी की बिल्कुल बात नहीं है। देखिए यहां पर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी है, यहां पर कैपिटल है कैपिटल बी स्मॉल सी, दोनों जीनोटाइप की क्वालिटी सेम की अलग अलग, लेकिन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम, क्योंकि यहां कितने एलील? 4, यहां पर भी कितने एलील? 4, और दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। And that's why this inheritance is known as quantitative or additive inheritance. बाकी मैं NCERT पढ़ दूंगा, घबराइएगा मत। और हितेन बाबू जागते रहिए, कोशिश करिए, हो सकता है जागते रहे, हो सकता है यूं भी हो जाए। बताओ पहले डेफिनेशन बताइए, नहीं आए तो मैं इसे रब करता हूं, कोई बात नहीं। बताइए व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? When two or more than two gene control single character, it is pleiotropy or polygynic? Polygynic। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में हर जीन ऐड करती कि हर एलील? एवरी एलील विल ऐड द फिनोटाइप। और इसीलिए आपको 2 एक्सट्रीम सिचुएशन मिलेगी जहां पर 6 की 6 एलील आपको कालेपन में ऐड करेंगी, तो बेटा परफेक्ट ब्लैक। और जहां पर 6 की 6 आपको कालेपन में ऐड नहीं करेंगे, आप परफेक्ट वाइट। चलिए मेंडल की तरह सोचते हैं, सब लोग इधर देखो। मेंडल कहते थे कि अगर आप प्योर ब्रीड लो, कैपिटल ए कैपिटल बी सी, और दूसरा प्योर ब्रीड लो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। पहले मैं दोनों के फिनोटाइप आपसे जानना चाहूंगा, आप मेरी मदद करिए। बताइए ब्लैक की व्हाइट, ब्लैक की व्हाइट, ब्लैक। अब बताओ इन दोनों के क्रॉस करने पर F1 क्या आना चाहिए? दोनों पेरेंट का कैरेक्टर किसी एक का, किसी एक का। लेकिन इसने गैमीट बनाया कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। इसने गैमीट बनाया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बच्चा क्या पैदा हुआ? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। होमोजाइगस के हेटेरोजाइगस? लेकिन ए जीन डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, सी भी डोमिनेंट है। तो बताओ ए भी डोमिनेंट, बी भी डोमिनेंट, सी भी डोमिनेंट, यहां पर भी डोमिनेंट, तो इनका और इनका डोमिनेंस एक ही जैसा आना चाहिए, पर ऐसा आया? बताइए ये रहा परफेक्ट ब्लैक, ये रहा परफेक्ट व्हाइट, इट इज इंटरमीडिएट। फिर से बोलो। और इसी कुछ गुणों की वजह से ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस दुनिया से खत्म नहीं हो पा रही है, क्योंकि स्किन कलर इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। अरे सर अगर आप कह रहे हो कैपिटल टी होना टॉल है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी होना भी टॉल होना चाहिए, और होता है। लेकिन जब पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात आती है तो कैपिटल ए होना और कैपिटल ए स्मॉल होना सेम बात है कि अलग अलग है। अदरवाइज जितना काला ये था उतना ही काला इसे होना चाहिए था। यस और नो? क्यों? क्योंकि इसमें जीन ऐड कर रही कि एलील? एलील। सो एवरी एलील विल ऐड ऑन योर फिनोटाइप। तो मैं यहां पर वो लाइन लिख दे रहा हूं जो एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी। एवरी एलील ऐड ऑन फिनोटाइप, और दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एडिटिव इनहेरिटेंस। And that's why it is also known as quantitative inheritance. और अभी F1 आया है और अभी F2 बाकी है। आप अलाउ करेंगे तो मैं F2 बनाऊंगा। पहले आप इतना पढ़ाओ, क्या है परफेक्ट ब्लैक की परफेक्ट व्हाइट? परफेक्ट ब्लैक। और ये परफेक्ट ब्लैक की इंटरमीडिएट। अब ऐसे दो लोगों की आपस में शादी करा दो जो इंटरमीडिएट कलर रखते हैं,
अब मैं देखूंगा आपको क्या आया, बताइए ये क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। इनका मीटिंग करा दी गई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी का। सोना मत, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आ जाए आपको। बताओ यहां पर कितने प्रकार के गैमीट? 2 to the power 3, 2 to the power 3, 8 गैमीट मेल और 8 गैमीट फीमेल। कितने प्रोजनी? 64। 64 प्रोजनी बनेगी। कितनी? 64। और ये जो 64 प्रोजनी होंगी उनका अगर जीनोटाइप निकालने गए तो तुम मरोगे। सर कैसे मरेंगे? सर पहले जीनोटाइप निकालते हैं। बताओ क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप याद है? बोलो 1:2:1:2:2:4:2, 1:2:1. यस और नो? मोनो हाइब्रिड की डाई हाइब्रिड? अब क्या इसमें ट्राई हाइब्रिड निकालें? क्योंकि यहां पर डाई हाइब्रिड है कि ट्राई हाइब्रिड? ट्राई है। अब इसका मल्टीप्लाई करें। बोलो 1:2:2:4:2:1:2:1. अभी एक बार हुआ, अब इसका डबल करो 2:4:2:2:8:2:2:4:2. 1 नहीं 2। अब करो 1:2:2:4:2:1:2:2. तुमने देखा मैंने किया नहीं क्योंकि जरूरत नहीं। हम 64 जीनोटाइप को अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप नहीं निकालना चाहते हैं। ये देख रहे हो 3 3 6 3 9 और फिर 3 बार, तो 3 बार 9 9 9, कितने जीनोटाइप आएंगे? 27। फिर से बोलो 27। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं। और उन जीनोटाइप के फिनोटाइप भी बहुत अलग अलग प्रकार के आएंगे। इसलिए आपको सिखाया गया, इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया गया ग्राफ से। किससे बेटा? ग्राफ से। और जरा ग्राफ को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं हटा दूं इसे। ग्राफ को समझने के लिए ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने पर आपको कंडीशन मिलेगी। एक तरफ कंडीशन मिलेगी कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। दूसरी तरफ कंडीशन मिलेगी स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। इसके बाद आपको क्या क्या कंडीशन मिल सकती है? कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। और जो लोग ये जीनोटाइप देख रहे हैं वो मरेंगे। जो लोग भी ये जीनोटाइप देख रहे हैं वो मरेंगे। मैं पहले से बोल दे रहा हूं, इन लोगों को देखना चाहिए नंबर ऑफ एलील। बोलो कितने? 6। यहां पर 6 की 5। बोलो ये कितना है? 1 2 3 4 5। तो कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी जो कर सकता है वही काम कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी कर सकता है। वही काम कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी कर सकता है। यानी ये तीनों होना एक ही बात है कि अलग अलग? एक ही बात। नहीं आया? आया? और इसी तरह उन्होंने कहा कि बेटा अगला में क्या होगा? अब 2 हेट्रोजाइगस जाएंगे, कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, और जाएगा कैपिटल सी, कैपिटल सी। और इसके बाद आएगा कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। और अब चालू होंगे रेसेसिव होना, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। अब आएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। और फाइनली स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी। तो कुल मिलाकर के आपको जीनोटाइप काउंट करने का मन करे तो अपने मन को मनाना करना बेकार है। काउंट करना, काउंट एलील करने। क्या करने? एलील। अब बताओ यहां पर कालेपन को कितने लोग कंट्रोल करे? 6। यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 6। तो जहां पर कंट्रीब्यूशन 0 है वहां पर मेलेनिन में 0 होगा? नो सर। और इस तरीके से ऐसे मेंबर जो मिलेंगे बेटा वो परफेक्ट ब्लैक की परफेक्ट और इस तरीके की। तो यहां 6 क्या है? नंबर की एलील। फिर से बोलो
तो यहाँ कालेपन को कितने लोग? 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो बोलते हैं जो लोग ये गिनेंगे वो लोग फिर से गिने। बताइए यहाँ पर कितने एलील ब्लैक कर रहे हैं? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। और बोलते हैं इसका एक रेशियो होता है जो हर बार सेम आएगा। इट इज 1:6:15:20:15:6:1, यानी एक बंदा ऐसा मिलेगा जो परफेक्ट काला होगा उस क्रॉस में, और एक बंदा ऐसा मिलेगा जो परफेक्ट गोरा होगा उस क्रॉस में। किस क्रॉस में? F1 के क्रॉस में। 6 बंदे ऐसे होंगे जिनमें कालापन 5 एलील से होगा। 6 बंदे ऐसे होंगे जिनमें कालापन 1 एलील से होगा। अगले 15 बंदे ऐसे होंगे जिसमें कालापन 4 डोमिनेंट एलील से होगा। अगले बेटा 15 ऐसे होंगे जिसमें 2 एलील से कालापन होगा। और 20 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनमें 3 एलील से कालापन मिलेगा। और इसलिए ये आपको एक ग्राफ शेप में मिलेगा, और इस ग्राफ को बेल शेप कंट्रीब्यूशन बोलते हैं, जिसमें 1 इज केडी सिंह सर की क्लास में ऑप्टिक्स की बेटा किताब लेके आएंगे। ओके, एक बंदा मिलेगा आपको कैपिटल ए। दूसरा बंदा कितने मिलेंगे? 6। फिर इसके बाद और कितने मिलेंगे बेटा? 15। तो ये रहा एक। बेटा आप लोग बेटा सुन नहीं रहे हो, गड़बड़ जाओगे। चलो बोलो, एक बंदा कैसा मिलेगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। 6 बंदे कैसे मिलेंगे? जिसमें 5 एलील, 4 एलील की 5। फिर से बोलो, इसका मतलब यही मिलेंगे 6। अरे यार, यही मिलेंगे जिसमें कितने एलील? 5 एलील जिसमें होंगे ऐसे कितने लोग मिलेंगे? 6। जिसमें 4 एलील होंगे 15, जिसमें 3 होंगे, जिसमें 2 होंगे, जिसमें 1 होगा, और जिसमें 1 भी नहीं होगा। हाँ, 1। तो याद रखना 1, 6, 15 और 20 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको क्या मिलेंगे? जो हेट्रोजाइगस होंगे। इसके बाद फिर से मिलेंगे 15, और फिर से मिलेंगे 6, और फिर से मिलेंगे 1। चलो सबके बारे में बताओ, ये क्या होगा? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। एलील को कंट्रीब्यूशन लिखो। यहां पर कितने एलील का कंट्रीब्यूशन होगा? 6। और यहां पर 5, यहां पर 4, यहां पर 3, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 0। बताओ जहां पर 0 एलील का कंट्रीब्यूशन होगा वो परफेक्ट ब्लैक की परफेक्ट व्हाइट, और जहां पर बेटा 6 के 6 एलील होगा वो परफेक्ट ब्लैक। और इस तरीके से टाइप ऑफ फिनोटाइप निकाला जा सकता है। जीनोटाइप नहीं निकाला जा सकता। टाइप ऑफ फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है 2n+1, एंड व्हाट इट मींस? इट मींस है नंबर ऑफ जीन। अगर नंबर ऑफ जीन हमें मालूम हो तो टाइप ऑफ फिनोटाइप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ जीन 3 है तो 2 × 3 + 1 टोटल आया 6 और 1 7। 7 प्रकार के फिनोटाइप हैं। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 प्रकार के फिनोटाइप का मतलब है 7 प्रकार के फिनोटाइप का मतलब है कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन की एलील। पता नहीं तो बताओ एलील कितने प्रकार से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? 7। यहां पर कितने एलील? 6। 7 प्रकार। यहां कितने एलील? 6। तो 7 प्रकार में से एक प्रकार 6 है। दूसरा प्रकार, तीसरे प्रकार में 4 एलील, चौथे प्रकार में, 5वें में 2, और 6ठे में 1, और 7वें में नो एलील कैन कंट्रीब्यूट द कलरेशन। तो बताओ कलरेशन को कंट्रीब्यूट ना करना भी एक कलर है, एंड दैट इज ब्लैक की व्हाइट। अभी भी नहीं आया। तो यहां पर हर जीन कंट्रीब्यूट कर रहा कि हर एलील? हर एलील। और बोलते हैं अगर मान लीजिए ये डाई हाइब्रिड क्रॉस की बजाय, सॉरी, ये 3 एलील के बजाय 2 एलील से होता तो क्या कंडीशन होती? चलो बताओ। 2 एलील से कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, बाकी सो गए भाई।
इधर बोलो, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। दूसरा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी। तीसरा कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब रेसिव चालू करो, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब बताओ अगर ऐसा होता तो ये भी 2n की प्लस 1 फॉलो करता, वेयर 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 दूनी 4 और 1 5। तो बताओ यहाँ पर कितने फिनोटाइप मिलते हैं? 5। 5 में से इसमें कितने एलील कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 4, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 और इसमें 0। और इनका रेशियो मिलता 1:4:6:4:1। किसी को कोई मतलब नहीं, वो तो मैं जानता हूं। तो बोलो 8 गैमीट मेल के और 8 गैमीट फीमेल के, टोटल प्रोजेनी कितनी? 64। 64 गिनो 1:6:15:20:15:6:1 गिनो। 15 6 21 और 1 और 22 उस तरफ, 22 दूनी 44 और 44 और 20 64। तो 64 लोग कैसे मिलेंगे वो तुम्हें दिखाई पड़ गए। अब बताओ 2 हेट्रो जाएगा सोने का मतलब 2 टू द पावर 4, 4 इधर से 4 इधर से, 4 4 जा 16। तो इंडिविजुअल कितने मिलने चाहिए? 16। 4 1 5, 4 1 5 और 5 10, 10 और 6 16। तो रेशियो क्या आएगा? 1:4:6:4:1। तो ये ग्राफ कैसा आएगा? बेल शेप। बोलो कैसा आएगा? जो हेट्रोजाइगस की तरफ दोनों तरफ फॉलो होगा। अब ध्यान से सुनो, शायद समझ में आ जा। इधर की तरफ चलोगे तो डार्कनेस बढ़ेगी और इधर की तरफ चलोगे तो लाइटनेस बढ़ेगी। और ये बंदा इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट के दोनों तरफ सिमेट्री है कि एसिमेट्री? सिमेट्री। जितना इधर चलो और उतना इधर चलो। तो इधर है अगर 3 तो इधर होगा 4, इधर होगा 2, इधर होगा 5, इधर होगा 1, इधर होगा 6, इधर होगा 0। यू गॉट माई पॉइंट? इसका मतलब यहाँ हर जीन कंट्रीब्यूट कर रहे कि हर एलील? हाँ, हर एलील। पल्ले ही नहीं पड़ रहा। तो अब मैं कैसे अपने आप को बचाऊंगा? ये जरूरत ही नहीं है। ये तो तुम्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दिया। जरूरत क्या है? एनसीईआरटी। अब देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है। अगर एनसीईआरटी की लाइनें समझ गए तो काम बन जाएगा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पकड़ो, कम लिखा है तुम्हारे। मैं पढ़ रहा हूं। जिन लोगों के पास पुरानी किताब है वो अपना सप्लीमेंट्री मटेरियल देखें, और जिन लोगों के पास नई किताब है उनकी किताब में ही दिया गया है टॉपिक, और जिन लोगों के पास पुरानी किताब है उनके सप्लीमेंट्री मटेरियल में दिया गया है। तो बताओ कितने लोगों की किताब में टॉपिक दिया गया है और कितने लोगों के सप्लीमेंट्री मटेरियल में? चलो, दोनों प्रकार के लोग हैं और दोनों प्रकार के लोग सुने जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। मैं पढ़ रहा हूं, शायद समझ में आ ही जाए, क्या पता। चलो, Mendel studies mainly describe those traits that have distinct alternate form, such as flower color, which are either purple or white. Agla. But if you look around, you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and are spread across a gradient. For example, in human, we don't just have the tall or short people. क्या ह्यूमन हाइट में केवल टॉल और शॉर्ट लोग हैं? क्या ग्रेड भी है? यस। आगे चलो। एज टू डिस्ट्रिक्ट अल्टरनेटिव बट अ होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट, सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन एंड आर दस कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट। तो डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज पॉलीजेनिक ट्रेट? व्हेन एनी कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय 2 or more than 2, it is known as polygenic. Beside the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also take into account the influence of the environment. The human skin color is another classic example for this. In a polygenic trait, the phenotype reflects the contribution of each allele. Please underline. Contribution of each gene or each allele. Each allele. फिर से पढ़ रहा हूं। इन अ पॉलीजेनिक ट्रेट द phenotype reflect the contribution of each allele. फिर से बोल रहा हूं 3 बार। इन phenotype
ईच एलील विल कंट्रीब्यूट द फिनोटाइप। किस केस में? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो बताओ नॉर्मल कंडीशन में कैपिटल टी जो होना है और कैपिटल टी स्मॉल टी होना सेम है कि डिफरेंट? सेम। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होना सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। अभी भी नहीं आया? आएंगे कहेंगे कि सर मुझे नहीं समझ में आया। अभी टाइम है, पूछ लो। तो यहां हर जीन कंट्रीब्यूट कर रहा कि हर एलील? तो अगर मैं हर एलील को 1 नैनोग्राम दूं तो बताओ यहां पर कितने नैनोग्राम? यहां, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद और उसके बाद 0। तो बताओ 0 नैनोग्राम मेलेनिन का मतलब क्या हुआ? कालापन है कि नहीं है? नहीं है। और कालापन ना होने का मतलब गोरापन है। तो बताओ कितने लोग मिलेंगे जो 6 एलील के साथ रहेंगे? एक रहेगा। और कितने लोग रहेंगे जो बिना किसी एलील के साथ रहेंगे? हाँ, बताओ इनका कंट्रीब्यूशन कालेपन में 0 और इनका कंट्रीब्यूशन 6 एलील। अब बताओ इनका कंट्रीब्यूशन 6 एलील की 3 एलील? 6 एलील की 3 एलील? 3 एलील। और 3 एलील इनका कंट्रीब्यूशन शो कर रहा है। तो जितना 6 कर रहा होगा उतना ही 3 कर रहा होगा कि उसके आधा? आधा। इसलिए जितना ये काले होंगे उतना ही ये काला होगा कि उसका आधा। और इसीलिए इस कालेपन का नाम इंटरमीडिएट। फिर से बोलो। अब बताओ इसमें कालापन होगा 4 एलील की 5 एलील? 5। और इसमें कितना कालापन होगा? 5 की 4? अच्छा बताइए इसमें 3 और इसमें कितना कालापन होगा? बताइए 2 होगा। और इसमें कितना कालापन होगा? बताइए 1। और इसमें 0। तो यहां पर हम लोग एलील देखेंगे कि उनके द्वारा ऐड किया गया। तो बताओ ये कितना कालापन ऐड कर रहा है? 1 एलील से कि 6 एलील से? 6 एलील से। और ये 5, ये और ये और ये और ये। तो बताओ ये कालापन ऐड कर रहा है कि नहीं? तो कालापन ना होना भी एक कैरेक्टर है। यस सर। इसलिए काला है कि गोरा? और क्या ये परफेक्ट काला है? और ये 6 एलील थे और ये 3 एलील है, तो परफेक्ट काला कि आधा? तो आधा काला और आधा गोरा मतलब इंटरमीडिएट है, चतकबरा नहीं है। हाँ, अब बताओ इसका कालापन इसमें 2 एलील से। और ऐसा बंदा, सर कहते हैं ऐसे कितने बंदे मिलेंगे? ऐसा तो जीनोटाइप 4 मिल सकता है, 6 मिल सकता है। लेकिन बेटा ध्यान से सुनो, ये 3 एलील ऐसे भी हो सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी, सॉरी ये कितने एलील है? 1 2 3। तो बोल रहे कैसे 3 आ सकते? स्मॉल ए स्मॉल 4 है, यहाँ 4 है। तो स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल सी। तो जो इसका कालापन होगा क्या इसके कालापन से अलग होगा? यस सर। अलग होगा कि सेम होगा? सेम होगा। इसीलिए कई बार इनके जीनोटाइप को फिनोटाइप से बेटा कर पाना नामुमकिन है। तुम कहोगे यहां पर तो सर 2 हेट्रोजाइगस है, यहां पर 1 होमोजाइगस और 2 होमोजाइगस डोमिनेंट है। तो यहां पर जीन देखेंगे कि एलील। फिर से वही लाइन पढ़ रहा हूं। इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। कैसा है? एडिटिव। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम दैट 3 जीन A B C कंट्रोल द स्किन कलर। In human with dominant form capital A, capital B, or capital C responsible for dark skin color, and recessive form have small a, small b, small c for light skin color. The genotype with the dominant allele capital A, capital A, capital B, capital B, capital C will have the darkest skin color, and that will have the recessive allele small a, small b, small c will have the lightest skin color. आगे की line, as expected the genotype with the 3 dominant allele and 3 recessive allele will have the intermediate skin color. ये क्या होगा? कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल b, कैपिटल। And in this manner the number of each type of allele in the genotype would determine the darkest or lightness of the skin in color. तो यहाँ टाइप ऑफ एलील डिसाइड करेगा कि नंबर? फिर से देख लो आखिरी की 3 लाइनें। इन दिस मैनर, ये अंडरलाइन करो, इन दिस मैनर द नंबर ऑफ each type of allele
in a genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. इसका मतलब यहाँ टाइप डिपेंड करेगा कि नंबर। तो बताओ ये कितनी एलील से काला है और ये कितने एलील से गोरा है? 0। और ये कितने एलील से काला है? 3। ये कितने? 5। ये कितना? 4। तो जिसमें जितनी ज्यादा डोमिनेंट एलील वो उतना काला, और जितनी ज्यादा रेसेसिव एलील वो उतना गोरा। और जब इनका ट्रेंड आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ क्या आपको घंटी के आकार का मिलेगा, और घंटी के आकार का मिलना इट इज नोन एज बेल से। और जिसमें ये होगा 1, ये हो गया 6, ये होगा 15, ये होगा 20, ये होगा 15, ये होगा 6, ये होगा 1। क्योंकि ये कितनी एलील है, सॉरी कितने जीन है? 3। रेशियो क्या मिलेगा? 1:6:15:20:15. इसका मतलब 20 की तरफ दोनों तरफ जाओ, ग्रेडेशन अलग अलग एक जैसा, इधर कालेपन का ग्रेडेशन और इधर गोरेपन। नाउ यू गॉट इट? नहीं आया? अगर मान लो 2 जीन लेकर चलते तो क्या आता? बोलो क्या रेशियो आता? 1:4:6:4:1। टोटल 6 और 4 10, 4 14, 15 और 16। तो बताओ 2 टू द पावर n, बोलो कितना? 4। और 4 गैमीट मिलकर के कितनी प्रोजनी बनाएंगे? 16। और यहां पर कितने गैमीट बनेंगे? 8। क्यों 8? 2 टू द पावर 3। तो 8 × 8 = 64। तो इनका टोटल कितना आना चाहिए? 64। गिनो, 6 और 1 7, 15 और 7 21, 21 और 21 अरे हाँ गड़बड़ हो रहा। 15 और 6 और 21 से 1 22, 22 और 22 44, 44 और 20 64 होगा। तो बताओ कभी भी 3 एलील, अरे 3 जीन अगर कंट्रीब्यूट करें तो रेशियो क्या होगा? बोलो 1:6:15:20:15:6:1। अगर 2 करें तो 1:4:6:4:1। और ये बताओ क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव? तो यहां पर हर जीन ऐड कर रही कि हर एलील? हाँ, हर एलील। और क्या ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस जैसा है? यस। तो कुछ लोग होंगे जो 6 एलील से काले होंगे, और जो कुछ लोग होंगे जो 6 के 6 एलील से काले होंगे कि गोरे? गोरे, क्योंकि उनमें कोई भी एलील मेलेनिन पिगमेंट नहीं। एनसीईआरटी पढ़ दी, जो बताना था बता दिया। अभी भी नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते। अभी भी नहीं आया? आया? कितना टाइम लग गया? अरे काफी लग गया। आइए नेक्स्ट, एक प्लियोट्रॉपी। ऑल्दो ये मैं पढ़ा चुका हूं, फिर एक बार पढ़ा दे रहा हूं। चलो, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हेन, चलो दोनों खड़े हो, तुम बतिया रही हो, खड़ी हो। हाँ, क्या बातें चल रही? व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? एकदम शांत। तुम्हें आता नहीं और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम बातें कर रही हो। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? चलो अब तुम खड़ी हो। हाँ, तुम्हारी सहेली बताने की कोशिश कर रही थी, तुम खड़ी हो बगल में। हाँ हाँ, व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? एक बाग उजड़ने की खातिर बस एक ही उल्लू काफी है। और अल्जामे गुलिस्ता क्या होगा? हर शाख पे उल्लू बैठा है। बैठो। क्या कह रहे? वंस मोर। उल्लुओं को समझ में नहीं आता। बताइए, प्लियोट्रॉपी इज अ कंडीशन। जैसे जैसे होली आती जाएगी तुम्हारा पढ़ने में मन लगना बंद हो जाएगा। When one gene controls more than one character,
जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल करे, इस कंडीशन का नाम प्लियोट्रॉपी। हाँ राजन खड़े हो। कैपिटल बी जीन स्टार्च बनाती थी, कैपिटल बी स्मॉल बी स्टार्च बनाती थी, स्मॉल बी इनएफिशिएंट स्टार्च बनाती थी। और जब हम शेप देखते थे, क्या देखते थे? शेप। तो बताओ कैपिटल बी कैसा शेप देती थी? डोमिनेंट शेप। तुमने वैसा जवाब दिया जैसे लोग देते हैं। जब डोमिनेंट देख लिया, बोले डोमिनेंट शेप। एक फादर ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा एक्वेरियम में कितने मछलियां और कितने मछला हैं? तो बच्चा काफी देर तक सोचता रहा, बोला पापा जो तैर रही हैं वो मछलियां, जो तैर रहे हैं वो मछला है। और राजन की हालत वही है कि डोमिनेंट देखा और बोला डोमिनेंट शेप। बताओ राउंड की रिंकल्ड? राउंड रिंकल्ड। रिंकल्ड। अगला क्वेश्चन जवाब दे दोगे राजन बैठा देंगे। बताओ ये 1 कि 2? 3। अबे आइटम ये 1 और ये 2 होगा और ये 1 और ये दोनों मिला करके राउंड, तो 2 और 1 4, तो 3 कैसे हो गया? राउंड। और रिंकल कितना? 1 रेशियो और 3:1 डोमिनेंट की इनकम्प्लीट? डोमिनेंट। तो अगर मैं ये एलील देखूं शेप के लिए, किसके लिए? तो डोमिनेंट है कि इनकम्प्लीट? डोमिनेंट। क्या यही जीन हमारे साइज को भी कंट्रोल कर रही है? जब ये साइज को कंट्रोल कर रही है तो 4 प्रकार से। अच्छा, एक कौन सा? लार्ज। तो कैपिटल बी लार्ज, कैपिटल बी स्मॉल बी इंटरमीडिएट। फिर से बोलो। और स्मॉल बी स्मॉल। अब बताओ ये कितना होगा? 1 और ये 2 और ये 1 रेशियो 1:2:1। कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। तो बताओ यही जीन है जो कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रही है और यही जीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बताइए यही क्या कंट्रोल कर रही है? शेप और यही साइज। तो जीन 1 है कि 3? 1। और कंट्रोल कितने कैरेक्टर कर रही? 2। एक कैरेक्टर का नाम शेप, एक का नाम साइज, कंडीशन का नाम प्लियोट्रॉपी। सो व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? When one gene control more than one character, it is known as pleiotropy. और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कुछ और एग्जाम्पल, जैसे सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा। इवन फेनाइल कीटोन्यूरिया, फेनाइल कीटोन्यूरिया इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ प्लियोट्रॉपी। तो एक तो स्टार्च वाली जीन हो गई, दूसरी सिकल सेल अनीमिया वाली, तीसरी फेनाइल कीटोन्यूरिया वाली। और इसमें फेनाइल कीटोन्यूरिया को इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया गया। सो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब फेनाइल कीटोन्यूरिया इन डिटेल। चलो अब बता दोगे व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। यहां पर इस जीन ने एक कैरेक्टर की 2, एक कौन? शेप, एक कौन? साइज। ऐसा ही किसके साथ होगा? सिकल सेल एनीमिया। और जब मैं पढ़ाऊंगा तो सिखा दूंगा क्या होता है। और इसमें फेनाइल कीटोन्यूरिया, फिलहाल तो अभी फेनाइल कीटोन्यूरिया लो। फेनाइल कीटोन्यूरिया को समझिए। जब आप दाल खाते हैं, पल्स खाने में, तो आपको मिलती है प्रोटीन, और इस प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और इस डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से पैदा होते हैं अमीनो एसिड, जो इस दुनिया में 20 प्रकार के, कितने प्रकार के? 20। उन 20 प्रकार के अमीनो एसिड में एक अमीनो एसिड का नाम है फेनाइल एलानिन। तो अगर मैं पूछूं आपकी बॉडी में फेनाइल एलानिन कहां से आया, तो आप बोलोगे फूड से।
आपने खाना खाया, दाल खाई, प्रोटीन मिली, डाइजेशन हुआ, अमीनो एसिड मिला और फिनाइल एलानिन नाम का एक अमीनो एसिड आपकी बॉडी में आ गया। अब ये फिनाइल एलानिन अमीनो एसिड बड़े काम का अमीनो एसिड है, क्योंकि ये आपको टायरोसिन बना करके देता है। टायरोसिन दूसरा प्रकार का अमीनो एसिड है जो फिनाइल एलानिन से बनता है। चूंकि टायरोसिन हमारी बॉडी में बन जाता है, इसलिए इसेंशियल की नॉन इसेंशियल? नॉन इसेंशियल। जो हमारी बॉडी बना ले और जो ना बना पाए, तो बताओ टायरोसिन हमारी बॉडी में बन जाता है? यस सर। इसलिए इसेंशियल की नॉन। और ये टायरोसिन बड़े कमाल का है। 3-4 कमाल तो मैंने पहले ही सिखाए। ठाकुर साहब खड़े हो, इसका नाम सुने हो? T3 और T4। बताओ, होली में चित्रकूट जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ। कुछ दिन आते हो, कुछ दिन नहीं आते, क्यों? हाँ, तबीयत खराब थी? आपकी बार जब भी पापा या मम्मी या कोई गार्जियन आए तो हमको यहां पर मिलवाओ। कल आए थे, अगली बार जब भी आएंगे हमसे मिलवाओगे, ठीक? और गुटखा भी खाने लगे? आ करो, आप खाने लगे बेटा? चलो जाओ। बोले सब ठीक है सर, पापा से बात मत करना। तो T3 याद है? T4 याद है? ट्राई आइडोथायरोनिन और टेट्राइडोथायरोनिन। यही टायरोसिन नाम का अमीनो एसिड आपको मेलेनिन बना के देता है। कौन? मेलेनिन। और मेलेनिन की वजह से आप काले हो। समझे नितिन? यही दोषी है। तो बताओ, टायरोसिन बड़े कमाल की चीज है और अलग अलग प्रकार की मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और तुम्हारे सर तुमको वहीं पर ले जाएंगे जहां पर तुम जानते हो सर को एक ही चीज आती है। बताओ, फेनाइल एलानिन से टायरोसिन बनाने के लिए जो रिएक्शन चल रही है उसमें किसी एक एंजाइम की जरूरत होगी, और इस एंजाइम का नाम है पा। क्या नाम है? पा। व्हाट इज पा? पता नहीं सर। इट इज नोन एज फेनाइल एलानिन। फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। बोलते हैं अगर ये एंजाइम है तो इसको बनाने के लिए वी नीड प्रोटीन। बाकी तुम्हें मालूम है सर तुम्हें कहां पहुंचाएंगे। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? mRNA। और mRNA किससे बनता है? DNA। और DNA में होती है जीन। क्या होती है? जीन। चलो, जैसा DNA वैसा mRNA, वैसी प्रोटीन, वैसा एंजाइम, वैसा रिएक्शन, वैसा प्रोडक्ट। अब सुनो, कुछ लोगों में ये जीन खराब हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, बेकार हो जाती है, मैल फंक्शनिंग हो जाती है। और अगर जीन मैल फंक्शनिंग हो गई तो आगे की चीजें रुक जाती हैं। mRNA नहीं बनता, प्रोटीन नहीं बनती, एंजाइम नहीं बनता, तो हम खाना भी नहीं खाते। खाते हैं। खाना थोड़ी ना छोड़ देंगे, खाना खाते हैं। और क्या मिलता है? फेनाइल एलानिन हम खाते जाते हैं, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट करता है। क्यों? क्योंकि फेनाइल एलानिन को कहां कन्वर्ट होना था? टायरोसिन। और टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम बन रहा कि नहीं बन रहा? नहीं बन रहा। इट इज नोन एज वन जीन वन एंजाइम। क्या खराब हुआ? तो क्या खराब हो गया? एंजाइम। और एंजाइम खराब हुआ तो रिएक्शन चालू रही कि बंद हो गई? बंद हो गई। तो फेनाइल एलानिन जो आप खा रहे हो वो टायरोसिन बनाया कि नहीं? नहीं। तो रिएक्शन आगे गई कि रुक गई? तो क्या बढ़ने लगा? फिर से बोलो। और अगर फेनाइल एलानिन बढ़ने लगा बॉडी में तो ये कन्वर्ट हो गया, बनाया फेनाइल पायरुविक एसिड। इसने फेनाइल पायरुविक एसिड नाम का कंपाउंड बनाया। और भाइयों बहनों, यही फेनाइल पायरुविक एसिड आपकी ब्रेन में गया, और ब्रेन में जाने पर आपको मेंटल रिटार्डेशन कर दिया। बच्चों को अक्सर ये मेंटल रिटार्डेशन कर देता है। और चूंकि बेटा फेनाइल एलानिन ने टायरोसिन बनाना बंद कर दिया है, तो टायरोसिन बनाना बंद कर दिया तो मेलेनिन बनाना बंद हो गया होगा। इसके लिए रिडक्शन इन बॉडी कलरेशन,
बॉडी के कलर में रिडक्शन हो जाएगा, बॉडी का कलर गड़बड़ होने लगेगा, रिडक्शन इन हेयर कलरेशन, आपके हेयर का कलर भी बेकार होने लगेगा या फिर व्हाइट कलरेशन आने लगेगा। और साथ में यही पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड के कंपाउंड यूरिन में पास होने लगेंगे। और मैंने आपको मिया और रिया पढ़ाया था। व्हेनेवर देयर इज अ मिया रिलेटेड विद ब्लड, व्हेनेवर इट इज रिया इट इज यूरिन। और इस बीमारी का नाम होगा फेनाइल कीटोन्यूरिया, फेनाइल कीटोन्यूरिया। तो बताइए फेनाइल कीटोन्यूरिया से क्या क्या गया? ब्रेन रिटार्ड हुआ, रिडक्शन इन बॉडी कलर, रिडक्शन इन हेयर कलर। तो एक जीन गड़बड़ होने से एक साथ कई कैरेक्टर गड़बड़ाए। इसका मतलब ये जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करती थी कि मैं नहीं, और इस वजह से क्या शो करती थी? फेनाइल क्या प्रो करती थी? प्लियोट्रॉपी। व्हाट इज प्लियोट्रॉपी? व्हेन वन जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। बीमारी का नाम फेनाइल कीटोन्यूरिया। और बेटा समझ के चलिए, ये क्वेश्चन कई लोगों को समझ में नहीं आता, फिर बोलते हैं सर एक बार और पढ़ाइए। चलो, जैसा वैसा वैसी वैसा। एक डीएनए का जीन खराब हुआ, क्या खराब हो गया? एंजाइम। कौन सा एंजाइम? फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? तो बताओ, एक जीन खराब होने से एक एंजाइम खराब हो गया। एंजाइम का नाम फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। आगे की रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? और नहीं हुई तो बताओ टायरोसिन बना कि नहीं बना? तो बॉडी का कलर काला हुआ कि व्हाइट होने लगा? और बताओ हेयर का कलर भी व्हाइट। और ये डिपॉजिट होने लगा कहाँ? ब्रेन में। तो क्या होने लगा? मेंटल रिटार्डेशन। और बताओ फेनाइलिन डिपॉजिट हुआ कि पायरुविक एसिड? फेनाइल पायरुविक एसिड। इसलिए मेंटल रिटार्डेशन होने लगा। और इस वजह से आपने देखा आपके एक कैरेक्टर में दिक्कत आई कि मैं नहीं। इसका मतलब ये जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही थी कि मैं नहीं। और इस तरीके से इसे क्या बोला गया? प्लियोट्रॉपी। हटा दें। आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता है, बायोटेक्नोलॉजी से बना सकते हैं। और उस बायोटेक्नोलॉजी में कभी आर्टिफिशियल नहीं होता, और उसको बना करके इंजेक्शन डालते रहेंगे तो कितनी बार? एंजाइम की तो अपनी एक एज होती है। इट इज नॉट द परमानेंट क्योर। एज अ सपोर्टिव क्योर तो है, सपोर्टिव केयर हो सकते हैं, और हर सेल तक थोड़ी ना पहुंच पाएगा। चलो भाई, अगला है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। एकदम शांत। बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन जब तक नहीं बेटा ढूंढा गया कि सेक्स कैसे पता चलता है, कौन मेल हो जाता है कौन फीमेल हो जाता है। बहुत सारे बायोलॉजिस्ट और बहुत सारे जूलॉजिस्ट के लिए ये एक बड़ी खतरनाक बात थी। लोग समझ नहीं पाते अचानक कोई बच्चा मेल कैसे हो जाता है और अचानक कोई बच्चा फीमेल कैसे हो जाता है। आपको याद होगा मेंडल के बारे में कि मेंडल ने 1865 में अपना काम किया, और कब तक रीडिस्कवरी नहीं हुई? 1900। फिर 1900 में जब रीडिस्कवरी हुई तो लोगों ने मान लिया कि हाँ मेंडल सही थे। क्यों? पता नहीं। अरे जागो यार, क्या मान लिया 1900 में? क्योंकि 1900 में कम्युनिकेशन इजी हो गया था, इंस्टाग्राम आ गया था। फिर क्योंकि क्या ढूंढा जा चुका था? क्रोमोसोम। फिर से बोलो। तो जब तक क्रोमोसोम की डिस्कवरी नहीं हुई तब तक सेक्स डिटर्मिनेशन, पहचान पाना कि सेक्स में कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, बहुत बड़ा इशू था। इशू को डील कर रहे थे एक साइंटिस्ट, इनका नाम है हैंकिंग। अपनी बुक में अंडरलाइन कर लेना। सन था 1891। अब बताओ 1891 में क्रोमोसोम डिस्कवर हो चुका? भूल गए? कब डिस्कवर हुआ है? 1900। तो बताओ हैंकिंग जब काम कर रहे थे तब क्रोमोसोम डिस्कवर थे कि नहीं?
अरे यार क्रोमोसोम मूवमेंट की बात कर रहा हूं कि क्रोमोसोम के कैरेक्टर क्या होंगे। क्रोमोसोम का मूवमेंट एनसीईआरटी में कितना लिखा? 1902। सॉरी, वो जो हितेंद्र ने बोला वो भी पार्शियली बात सही है। क्रोमोसोम में कितने प्रकार के क्रोमोसोम और उनके क्या मूवमेंट है, ये बात हैंकिंग के समय तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं थी। क्लियर नहीं थी। तो हैंकिंग क्या देख रहे थे कि कुछ इंसेक्ट हैं, देयर आर सम इंसेक्ट, और ये कहानी सबसे पूछूंगा मैं, इसलिए सुन लो। इंसेक्ट में जब कभी कोई इंसेक्ट स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस कौन करता है? मेल की फीमेल? हाँ, मेल। तो वो देखते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म नाम की सेल है, यू नो दैट स्पर्म आर सेल। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल है, मैंने गलत पढ़ाया आपको। स्पर्म भी क्या होता है? सेल। तो बोलते हैं जो स्पर्म नाम की सेल है उनके साइटोलॉजिकल एविडेंस कुछ और ही दे रहे हैं, उनकी सेल में कुछ अलग ही प्रकार की चीजें दिख रही हैं। तो हैंकिंग ये देखते थे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान जो स्पर्म बन रहे हैं उन स्पर्म के कुछ न्यूक्लियस में, किसी कुछ स्पर्म के न्यूक्लियस में एक बॉडी पाई जा रही है, और उस बॉडी का वो नाम नहीं जानते थे। उन्होंने उस बॉडी का नाम एक्स बॉडी रख दिया। क्या रख दिया? एक्स बॉडी, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये क्रोमोसोम है। तो उन्होंने इसका नाम एक्स बॉडी ही क्यों रखा? क्योंकि हर वेरिएबल को हम लोग एक्स मानकर ही चलते हैं। जब आप अलजेब्रा सॉल्व करते हो क्या मान के चलते हो? माना एक्स, माना तुम्हारी एज एक्स है, और फिर एक्स को बेटा डिस्क्राइब करते हो। तो वो नहीं जानते थे कि ये कौन सी बॉडी है, और नहीं जानने वाले को उन्होंने वेरिएबल मानकर उसका नाम एक्स बॉडी रख दिया। मीनवाइल हैंकिंग ये भी देखते थे कि हर स्पर्म के साथ ऐसा नहीं है, कुछ स्पर्म ऐसे हैं कि वो एक्स बॉडी है ही नहीं उसमें। ये देखते थे कि उसमें एक्स बॉडी नहीं है। तो बताओ स्पर्म एक प्रकार के कि दो प्रकार के? दो। एक प्रकार में क्या है और एक प्रकार में एक्स बॉडी नहीं है। वो इसे बोलते थे हेट्रोगैमीट्स। हेट्रोगैमीट का मतलब सिमिलर गैमीट की डिसिमिलर? डिसिमिलर। इसका मतलब स्पर्म सिमिलर थे कि डिसिमिलर? डिसिमिलर। तो स्पर्म एक प्रकार का कि दो प्रकार का? एक में क्या है और एक में एक्स बॉडी नहीं है। एक और बात वो देखते थे कि बेटा फीमेल जब भी ओवा बना रही थी, उन्होंने फीमेल का साइटोलॉजिकल एविडेंस नहीं लिया। फिर से सुनो, उन्होंने फीमेल का साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं देखा, बल्कि देखा कि फीमेल जब भी गैमीट बना रही है तो वो ओवा बना रही है। उनको इस बात से मतलब नहीं था कि ओवा में एक्स बॉडी है कि नहीं है, पर वो बोलते थे ओवा बन रहे। और इन ओवा का फ्यूजन जब कभी भी स्पर्म के साथ हो रहा है तो दो कंडीशन पैदा हो रही हैं। सब लोग ध्यान से सुनो। बोलते हैं ओवा जब ऐसे स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए जिसमें एक्स बॉडी है। क्या बेटा? एक्स बॉडी। तो याद रखना, इस फ्यूजन ऑफ ओवा से जो भी पैदा हो रहा है वो फीमेल है। और ओवा अगर किसी ऐसे स्पर्म के साथ फ्यूज हो जाए जिसमें एक्स बॉडी नहीं है, तो वो कहते थे कि भैया इसके पास इससे जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? मेल। और वो बड़ा हतप्रभ थे। इस कहानी में किसी ने भी एक्स क्रोमोसोम डाला, वो बर्बाद कर दिया पूरी कहानी, क्योंकि बेटा हैंकिंग को नहीं मालूम था कि एक्स बॉडी इज अ क्रोमोसोम। तो पहले इस कहानी को सुनाओ। ईयर, साइंटिस्ट का नाम, क्या देख रहे थे? स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्म एक प्रकार के कि दो प्रकार? एक में कौन सी बॉडी है? एक्स बॉडी। और एक में एक्स बॉडी। जो एक्स बॉडी वाला है वो अगर ओवा के साथ फ्यूज करे, किसके साथ? ओवा के साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करे तो क्या पैदा होगा? फीमेल। और जिसमें एक्स बॉडी नहीं है वो अगर ओवा के साथ फ्यूज करे तो मेल। ये जो इतना रहस्यमय लग रहा है, ये बहुत आसान हो गया जब क्रोमोसोम की डिस्कवरी हो गई। और क्रोमोसोम की डिस्कवरी के बाद लोगों ने कहा कि क्रोमोसोम बेटा किसी की बॉडी में दो प्रकार के होते हैं,
एक का नाम होता है ऑटोसोम। बोलो क्या नाम? इनका सेक्स से कोई रिलेशन नहीं होता, ये मेल में और फीमेल में बराबर पाए जाते हैं। और दूसरे क्रोमोसोम होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो बेटा हैंकिन का जो एक्स बॉडी था वो एक्चुअली क्या निकला? सेक्स क्रोमोसोम। और चूंकि हैंकिंग ने उसका नाम एक्स बॉडी रखा था, इसलिए हैंकिंग की याद में उस क्रोमोसोम का नाम आज तक क्या कहा जाता है? एक्स क्रोमोसोम। ऐसा कोई एक्स की तरह दिखता है ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस बॉडी का नाम उन्होंने एक्स बॉडी रखा था वो बाद में डिस्कवर होकर के क्या समझ में आया? क्रोमोसोम। और तब से लेकर आज तक हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एक्स क्रोमोसोम। और जब ये कहानी खुली तो ये बहुत इजी हो गई। बोलते कैसे इजी हो गई? इजी ऐसे हो गई कि बेटा अब आपको मेल और फीमेल अलग अलग दिखने लगे। बोला जाने लगा कि बेटा जो मेल हैं उनके पास एक्स और ऑटोसोम है। इधर देखिए कि जो मेल हैं इंसेक्ट, उनके पास ऑटोसोम के अलावा, किसके अलावा? एक एक्स क्रोमोसोम है। कितना? एक। और बेटा एक एक्स क्रोमोसोम की जगह पर दूसरी जगह पर एक्स क्रोमोसोम नहीं है। इस कंडीशन को बोला गया एक्स ओ। व्हाट इज एक्स? एक्स क्रोमोसोम। व्हाट इज ओ? जीरो। तो बताओ इनके पास ऑटोसोम के अलावा एक पेयर्ड क्रोमोसोम है कि अनपेयर्ड? अनपेयर्ड। और फिर बोला गया जो फीमेल है उसमें ऑटोसोम के अलावा, ऑटोसोम पेयर के अलावा 2 एक्स क्रोमोसोम है। इसका मतलब एक्स क्रोमोसोम पेयर्ड है कि अनपेयर्ड? पेयर्ड। तो किसमें पेयर्ड है? और किसमें अनपेयर्ड है? मेल में। इसलिए जब भी मेल गैमीट बनाएगा तो याद रखना इनके पेयर अलग होंगे, और पेयर अलग होंगे तो ऑटोसोम का पेयर ऑटोसोम से अलग हो जाएगा और एक्स अपने अनपेयर्ड से अलग हो जाएगा। तो एक जगह पर ऑटोसोम के साथ क्या आएगा? एक्स। और एक जगह पर केवल क्या आएगा? ऑटोसोम। क्योंकि ओ होना कोई वजह नहीं है। ओ इज नॉट अ क्रोमोसोम। ओ का मतलब जीरो। तो बताओ स्पर्म कितने प्रकार के भी बनेंगे? 2। एक जिसमें ऑटोसोम के साथ क्या होगा? एक्स क्रोमोसोम। और एक जिसमें केवल क्या होंगे? ऑटोसोम। इधर। और तुम वहां पर कैसे बैठ गए? यहीं पर बैठा करो। एक जिसमें क्या है? ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम, और एक जिसमें केवल क्या है? ऑटोसोम। इसका मतलब उसकी जगह पर एक्स क्रोमोसोम की जगह कुछ है? नहीं है। बोलते हैं ओ क्रोमोसोम। ओ क्रोमोसोम मतलब जीरो। तो बताओ कितने प्रकार के गैमीट? 2। एक कौन? ऑटोसोम प्लस एक्स क्रोमोसोम। और यहां पर ऑटोसोम। तो बताओ स्पर्म एक प्रकार का कि 2 प्रकार का? 2। और इसीलिए होमोगैमीट के हेट्रोगैमीट? हेट्रोगैमीट। और जब आप फीमेल देखोगे तो फीमेल बेटा हर गैमीट में ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम लाएगी, ऑटोसोम के साथ एक्स क्रोमोसोम लाएगी। तो मान लीजिए किसमें एक क्रोमोसोम की कमी होगी? पता नहीं। क्या यहां ऑटोसोम, यहां ऑटोसोम है? बराबर है। यहां पर कितने एक्स क्रोमोसोम है? 2। और यहां पर 1। तो बताओ एक एक्स क्रोमोसोम की कमी किसमें है? मेल। तो मेल विल बी द डिवाइड ऑफ 1 क्रोमोसोम विथ रेस्पेक्ट टू मेल। फीमेल, फीमेल में एक क्रोमोसोम ज्यादा और मेल में एक क्रोमोसोम कम। और इसलिए फीमेल के सारे गैमीट एक जैसे। इट इज होमोगैमेटिक की हेट्रोगैमेटिक? और इस कंडीशन को इन्होंने होमोगैमेटिक कहा। अब अगर कहते हैं मैं सारे ऑटोसोम हटा दूं तो क्या होगा? यहां का ऑटोसोम, यहां का ऑटोसोम, यहां का ऑटोसोम। अगर मैं ऑटोसोम को कंसीडर करना बंद कर दूं तो स्पर्म में एक स्पर्म में एक्स होगा और एक स्पर्म में एक्स नहीं होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सओ कंडीशन। बोलो क्या? एक्सओ कंडीशन। और यहां पर दोनों ओवा में क्या होगा? एक्स। और बोलते हैं जब ओवा सारे एक जैसे और स्पर्म 2 प्रकार के, तो आइए प्रोजनी बनाएं। प्रोजनी पुनेट स्क्वायर से बनाना आसान होता है। बताइए मेल के स्पर्म कितने प्रकार के? 2। एक कौन? एक्स। दूसरा ओ, जिसमें एक में एक्स क्रोमोसोम, एक में ओ क्रोमोसोम। एक में ऑटोसोम के साथ एक्स और एक में केवल।
ओ का मतलब जीरो, और एक में एक्स क्रोमोसोम और दूसरे में भी एक्स क्रोमोसोम। बताइए एक्स और एक्स, मेल की फीमेल? फीमेल। और एक्स और एक्स? फीमेल। बताओ एक्स और ओ, और एक्स और ओ, तो बताइए रेशियो कितना आया? 1:1। तो हर बार प्रोजनी में या तो लड़का होगा या तो लड़की। कितना परसेंटेज है? 50%। यस और नो? यस। और ऐसी कंडीशन हैंकिंग ने ग्रास हॉपर में बोली। किसमें? ग्रास हॉपर। इसका मतलब ग्रास हॉपर में जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो एक्स वाई है कि एक्स ओ? तो बताओ किसके पास एक क्रोमोसोम ज्यादा और किसके पास कम? मेल के। और पूरी दुनिया को लग रहा था सारे इंसेक्ट एक्सो होंगे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि जब मॉर्गन को ये पता चला, किसको? मॉर्गन। याद है मॉर्गन? क्या नाम था? टीएच मॉर्गन। और मॉर्गन के हिसाब से ड्रोसोफिला भी क्या है? इंसेक्ट। सबके हिसाब से मॉर्गन के क्या है? सबके हिसाब से। तो उनको लगा कि इसके पास भी एक्सो होगा, पर जब उन्होंने ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन देखा वो भौचक्के हो गए। उन्होंने देखा कि वहां मेल भी और फीमेल भी इक्वल क्रोमोसोम रखते हैं। क्या बोला? फिर से बोलो। यहां पर मेल में एक कम और फीमेल में एक ज्यादा, और ड्रोसोफिला में किसमें? मेल और फीमेल बराबर क्रोमोसोम रखते हैं। लोगों को समझ में नहीं आया कैसे। फीमेल तो एक्स एक्स है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेल में एक्स के साथ एक छोटा क्रोमोसोम फंसा हुआ है, इसका नाम है वाई। और इस तरीके के सेक्स डिटर्मिनेशन को बोला गया एक्सो टाइप की एक्स वाई टाइप। एक्स वाई टाइप। और फिर भी इन्हें मेल में से दो गैमीट मिले, दो स्पर्म मिले, एक कौन सा? एक्स, और एक कौन सा? वाई। और फीमेल में सारे क्रोमोसोम एक जैसे, एक्स और एक्स। तो बताइए मेल हमेशा होमोगैमेटिक के हेट्रो? होमो। और फीमेल? तो बताओ फीमेल के सारे ओवा अलग अलग कि एक जैसे? और मेल के अलग अलग, या तो एक्सो या तो एक्स वाई। ग्रास हॉपर में एक्सो, और ड्रोसोफिला में। और आपको जानकर खुशी होगी कि हम ड्रोसोफिला जैसे हैं। वी ह्यूमंस आर ह्यूमंस, हमें एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन आता है। इसका मतलब यहां पर भी मेल होमोगैमेटिक की हेट्रोगैमेटिक? हेट्रोगैमेटिक। आप उतनी देर से देख रहे हो, मेल के पास एबिलिटी है कि वो एक प्रकार का गैमेट बनाए कि दो? या तो एक्स ओ या तो एक्स वाई। बताओ ग्रास हॉपर? बताओ ड्रोसोफिला? ह्यूमन बीइंग? एक्स वाई। इसी क्रम में जब और भी जानवर देखे गए, और भी एनिमल देखे गए, इस क्रम में सबसे खतरनाक निकली बर्ड्स। और बर्ड्स में क्या खतरनाक कंडीशन है? बर्ड्स में फीमेल जो है वो हेट्रोगैमेटिक है। फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक। अभी तक आप किसको हेट्रोगैमेटिक देख रहे थे? मेल। और बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटिक है और मेल होमोगैमेटिक है। यानी मेल हमेशा एक जैसा गैमीट बनाएगा और फीमेल बेटा दो प्रकार की गैमीट बनाएंगी। और ये बाकी लोगों से अलग डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर साइन बदल दिए गए। साइन बदलना हमारे क्रम में हमारे पास है। और फीमेल को बोला गया दे आर ZW टाइप। किस रहेगी? और मेल को बोला गया Z टाइप। बताओ तो बर्ड्स में बताओ कौन सा तरीका है? XO XY की ZW? ZW। अगर तुम बर्ड्स की फीमेल के पास जाओ तो वो बोलेंगे मेरे पास दो प्रकार के गैमीट, एक Z और एक W। और अगर तुम मेल के पास जाओ तो वो कहेंगे हमारे पास एक प्रकार के गैमीट। बोलो कौन? Z। तो सारे स्पर्म अलग के एक जैसे, पर ओवा एक जैसे कि अलग अलग? तो बताओ ओवा दो प्रकार के, या तो Z या तो W। तो बताओ यहां पर किसके गैमीट हेट्रो हैं? फीमेल के। और किसके होमो है? मेल के। अब अगर आप यहां पर प्रोजनी बनाने की कोशिश करो तो यहां पर डिटरमाइन कौन करेगा? मेल की फीमेल? फीमेल। ZW।
स्पर्म जेड जेड, बताओ जेड जेड मेल की फीमेल? पता नहीं। हाँ, जेड जेड, जेड डब्ल्यू, जेड डब्ल्यू फीमेल। इतना सब पढ़ाने के बाद, इतना सब पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी फिर वापस लौटती है और कहती चलो मेल में या फिर ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन एक बार और सीखो। पता है क्यों? क्योंकि वो आपको साइंस नहीं मोरल साइंस पढ़ाना चाहते, और वो मोरल साइंस में वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन पढ़ाना चाहते। वैसे तो मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं और फिर आप घर जाओ, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। बोलते हैं ह्यूमन में जो मेल है वो एक्स वाई है, और जो ह्यूमन में फीमेल है वो एक्स एक्स है। सौरभ बाबू खड़े हो। ऐसा मैं केवल विलेज के लिए नहीं बोल रहा हूं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये होता है। हालांकि मैं यहां पर विलेज में नाम लिख रहा हूं, लोग गांव के लोग थोड़ा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन नहीं, विलेज और सिटी का इससे कोई लेना देना नहीं। इसका लेना देना है आपके मेंटल स्टेटस से। लेकिन ज्यादातर विलेज के लोगों को मूर्ख ज्यादा बनाया जाता है और वो पढ़े लिखे कम होते हैं, इसलिए उनका नाम मैं ज्यादा ले रहा हूं। कई बार पढ़े लिखे लोग सब कुछ जानते हुए भी गलती करते हैं। वो गलती क्या है कि जब भी बेटा गांव में फीमेल के पास या फिर मां जब भी बच्चे को जन्म देती है, मदर बेटा जब कभी भी बच्चे को जन्म देती है, ध्यान से सुनो, तो या तो लड़का होगा या तो लड़की है। अगर वो गर्ल चाइल्ड को पैदा करती है तो आप जरा सोच के देखिए, आप सब लोग अपने समाज में सोच कर देखिए, किसे दोष दिया जाता है? हाँ, तमाम सासों ने अपनी बहुओं को घर से बाहर निकाल दिया। बोले बेटा तुम्हारे 4 बेटियां थी, 5वीं फिर बेटी हो गई। और लोग पुत्र प्राप्ति की आकांक्षा में बेटा क्रिकेट टीम पैदा किए बैठे। हमारे बगल में एक पंडित जी रहते हैं, चले गए आजकल। उनकी 7 बेटियां हों, और वो कहते थे जब तक पुत्र होगा नहीं, मजाक नहीं है, पढ़े लिखे तहसीलदार, और जब 8वां पुत्र हुआ तब उन्होंने कहा कि अब ठीक है। पढ़े लिखे इंसान को पुत्र चाहिए। बोलते बिना पुत्र प्राप्ति के मोक्ष नहीं मिलेगा। व्हाट इज मोक्ष? यू नो दैट? बोले जब तक अग्नि बेटा नहीं लगाएगा तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। अरे जब तुम मरी गए हो, सड़ो गलो का करो, सब मोक्ष ही है। तो यार अजीब सी बात है कि मां को ही दोषी साबित किया जाता है। और कई बार तो डिवोर्स हुए, मारपीट होती गांव में लेडीज को, मतलब अभी बेबी पैदा हुआ, पति आया पी करके, फिर बिटिया पैदा हो गई, देख गुस्सा। वो कह रही हम क्या करें? फिर लोगों ने कहा कि देखो बिटिया पैदा करना किसके हक में। बोले ये कहानी सबको सिखानी चाहिए, आप लोग भी सिखाइए, जितने लोग को एजुकेट करेंगे उतना अच्छा होगा। फीमेल कहती है मेरे पास तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, और मेल के पास है एक्स और वाई, तो मेरा ओवा तो हमेशा से चाहता है कि एक्स जाए। अब इस एक्स के साथ तुम्हारा एक्स मिक्स हुआ तो हम क्या करें? लड़का हुआ कि लड़की? हाँ? और एक्स के साथ तुम्हारा एक्स मिक्स हुआ तो क्या हुआ? लड़की। अब तुम डिसाइड करते हो कि एक्स के साथ वाई आया तो लड़का, एक्स के साथ वाई आया तो लड़का। इसका मतलब लड़का होगा कि लड़की होगी? फीमेल डिसाइड करेगा कि मेल। तो जैसे लड़की हो मार किसे पड़नी चाहिए? जैसे लड़की हो आ जा बेटा दे गुस्सा। यस और नो? और सुनो, नीम हकीम इसके बड़ा फायदा उठाते हैं। कैसे? भैया प्रोबेबिलिटी, एक क्वेश्चन परसों कोई मेरे पास एक क्वेश्चन लेके आया, उसने बोला सर 5 लड़कियां हैं, अब छठे लड़के होने की क्या प्रोबेबिलिटी? अरे पगले, सिक्का उछलेगा या तो हेड या तो टेल, लड़का या तो लड़की, तो हर बार प्रोबेबिलिटी कितनी परसेंट? 50%। और सुनील सर बेटा पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, बंद हो गए, बन गए बाबा। क्या बन गए? बाबा। और बाबा बन करके बैठे, कोई काम चल नहीं रहा, और बाबा बैठे, और बाबा जी बैठे हुए, तभी तक वहां पर एक बहुत बढ़िया सा एक लेडीज आई, बोले बाबा आप पहुंचे हुए लगते, बताओ लड़का होगा कि लड़की? लड़का चाहिए। हमने कहा तथास्तु, तुम्हें क्या होगा?
लड़का, क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। कितना? 50। कितना परसेंट? 50। 50% प्रोबेबिलिटी होना इज अ लो प्रोबेबिलिटी की हाई। और बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बेटा लड़का ही होगा और लड़की भी हो सकती है। लड़का और लड़की होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल की अनइक्वल? इक्वल। तो हमने कहा जाओ तथास्तु, लड़का ही होगा, और सौभाग्य से लड़का अब वो दौड़ के आई, बोले आपकी कृपा से। अब बाबा क्या कहते हैं? हाँ कन्या, मुद्रा। अब बाबा जी के ऊपर चढ़ावा आया, सेब, फल, पैसा, बड़े पहुंचे हुए बाबा है। अब ये बाबा ने एक बार तो मार लिया था, और दूसरे गांव की एक बिटिया हो रही, उसने कहा बाबा लड़का हमको भी होना चाहिए। बोले तथास्तु, और हो गई लड़की। बिकॉज देयर इज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ लड़का एंड लड़की। अब वो लाठी लेकर आए, बोले नहीं लाठी मारोगे नहीं, गड़बड़ है, तुमने पूजा सही से नहीं कराई है, अब की बार पूजा ज्यादा लगेगी। उसने फिर से कोशिश करी, और फिर से अगली बार लड़का हो गया। बाबा फिर से पहुंचे हुए। वाह भाई, ऐसे बाबा इस दुनिया में बहुत हैं। हाँ, तो दो चीजों से बचना है। सौरभ खड़े हो। पहली बात, किसी बाबा के पास जाना नहीं, और दूसरा, अगर किसी को मार पड़े तो अपने आप को जाकर के 2-3 डंडे लगाना, क्योंकि लड़का होगा कि लड़की होगा, इट इज अ डिसाइड बाई मेल और फीमेल, मेल नॉट बाई। तो जितना साइंस जरूरी है उतनी मोरल्स। हरियाणा में जाओ, तुम्हें मिलेगा देखने को कि लोग लड़कियों को मार रहे हैं, फिटिसाइड कर रहे हैं, पता लगाते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगा, और गर्भ में मार दे रहे हैं। और तुम्हें लगता होगा हरियाणा में ये एवरीवेयर। आप एक बार MBBS करो, फिर आपके पास तमाम लोग आएंगे, बोले साहब डॉक्टर साहब कान में एक बात कहनी। बोलो हाँ बोलो। बोले डॉक्टर साहब क्या? साहब पैसा ले लो लेकिन बता दो कि। और अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। अल्ट्रासोनोग्राफी में आप पता लगा सकते हो कि लड़का है कि लड़की। लेकिन आपने देखा होगा कि अस्पतालों में लिखा होगा यहाँ पर जन्म के पहले सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं, लेकिन करते हैं लोग। आपको मालूम है, दिल्ली में मैंने एक कहानी सुनाई है। बेटा एक डॉक्टर साहब थे, वो लिखते थे 16 और 19, 16 नंबर फाइल, 19 नंबर फाइल। इस पे तो क्राइम पेट्रोल भी बना। और 16 नंबर फाइल का मतलब होता था 1B, B मतलब बॉय, और इट इज 1G गर्ल। तो वो बताते ही नहीं थे कि लड़का है कि लड़की। बोले ये 16 नंबर फाइल। अब लोग पुलिस वाले भी आ गए, तो अच्छा कोई 16 नंबर फाइल होगी। बाद में चला 16 नंबर फाइल का मतलब है 1 इज 1, और 16 में 6 इज B। तो जिस फाइल में 16 नंबर लिखा है वो लड़का है, उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी में क्या हो रहा है? लड़का। और जिसमें 1G लिखा है लड़की। फिर एक दिन पकड़े गए, और इतना मारे गए कि ना लड़का बचे। ओके, सो आज जुम्मा है, टाइम हो गया, तो जुम्मा मुबारक, टेक केयर, गुड लक। और सुनो, ये जो क्वेश्चन बुकलेट है ये आप कल लेकर के आएंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन बुकलेट को कल कराएंगे हम आपसे। आप क्लासिफिकेशन का सीन कल आगे कल मैं कराऊंगा। आंसर लगे अगली बार से देने की नहीं लगेगा।